हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में इंक्वायरी बेस्ड मॉडल के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से इंटरडिपेंडेंस पेडालॉजिकल एनालिसिस के द्वारा किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंटरडिपेंडेंस के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ, पेडागॉजिकल एनालिसिस की, तो वो सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। कोई भी चीज़ें स्कैटर नहीं है, फैली हुई नहीं है। उसको एक स्टेप में अरेंज करना, एक के बाद एक अरेंज करना पेडागॉजिकल एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता के बारे में। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बारे में कि ये क्या होता है। इसके बारे में अगर मैं इसकी बात करूँ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रेनिंग मॉडल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं जो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ पूरी तरह से इसके बारे में बताने की, तो शुरुआत करते हैं। यह वैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है। यह जो मॉडल है ना, एक तरह से ये मॉडल है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रतिमान मॉडल पर आधारित होती है विधि, जो छात्रों को विद्वतापूर्ण पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करता है। यानी कि जो छात्रों के अंदर इस तरह से प्रशिक्षण देता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने पे, प्रश्न पूछने पे प्रेरित करता है। तो ये उस तरह की विज्ञान पूर्वक या फिर ये कहें वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करती हूँ कि इसमें छात्रों की पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ पे छात्र और अध्यापक दोनों एक दूसरे के सम्मुख बैठते हैं। यहाँ पे छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे अनुशासित ढंग से अध्यापक से प्रश्न पूछ सके और अध्यापक उनके प्रश्नों का जवाब दे सके। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने एक शब्द का यूज़ किया था अनुशासित ढंग से। अनुशासित ढंग का मतलब ये होता है कि जिस भी विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत किया गया या कुछ भी उससे संबंधित पूछा गया है, तो पूर्ण स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाती है कि आप उस विषय वस्तु से या उस वस्तु से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसे भी आप पूछ सकते हैं। अनुशासित ढंग से इसलिए कि हर एक विषय वस्तु की एक लिमिटेशन होती है, या फिर ये कहें कि विषय वस्तु से बाहर का कुछ नहीं पूछना। जो उस विषय वस्तु से संबंधित है या उससे संबंधित कोई भी वस्तु है या कोई भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हो। तो अनुशासित ढंग से यही होता है कि जो विषय वस्तु का आयाम होता है ना, उससे संबंधित प्रश्न पूछना, उससे बाहर का या उससे ऐसा प्रश्न ना पूछना जो उसका दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आगे की बात करती हूँ कि इसमें छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है इस मॉडल में कि वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। यहाँ पे छात्र को प्रेरित करने से संबंधित है कि छात्रों को इस तरह से प्रेरित, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, ध्यान देना कभी भी आप, कि वो प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। यानी आपने अपने द्वारा कोई भी पाठ पढ़ा दिया, फिर उनको इस बात से भी कई बार भय होता है कि अगर मैंने इससे संबंधित प्रश्न पूछा या कुछ भी पूछा, तो अध्यापक उसके बदले में, मेरे प्रश्नों का जवाब देने के बदले में मुझे वो डांट भी सकता है, या हो सकता है कि मेरे सवालों का वो उत्तर ही ना दे। तो यहाँ पे छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों के साथ में ऐसा संबंध क्रिएट करना है, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है कि छात्र को पूरी स्वतंत्रता मिले, इवन वो जिज्ञासु हो कि हाँ आपको, आपसे उससे संबंधित प्रश्न पूछना है। उनको प्रेरित करने से पूरा संबंधित है। यानी ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इसी वजह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, उसके लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। ठीक है, अब मैं आगे बात करती हूँ
कि इस प्रकार की पूछताछ से छात्र विषय संबंधी नई आयामों की खोज करते हैं। यानी कि अगर मैंने बात कर दी छात्रों को, अगर आपने आज पढ़ाया कि मैं एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। एनिमल्स आप सब जानते होंगे कि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह के जानवर होते हैं, बहुत तरह के जानवरों में विभिन्नताएं होती हैं। कोई भी एनिमल्स हो गया, तो कुछ ऐसे मैक्सिमम एनिमल है जो चार पैरों पे होते हैं, क्या वो सभी का जीवन यापन एक जैसा होता है? कुछ एनिमल हैं जो मांस खाते हैं, मांसाहारी एनिमल कैसे होते हैं, या जो शाकाहारी होते हैं वो कैसे होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं वो कैसे। तो ये सभी तरह के क्वेश्चंस या से इस तरह से संबंधित उनको जब प्रश्न के उत्तर मिलते हैं तो उनको और भी ज़्यादा वो खोज करने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत होती है। यहाँ पे सीधा संबंध है कि हम अगर उनको पूछताछ के लिए प्रेरित करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, हम उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो जब उनकी जो रुचि होती है ना उस जो विषय वस्तु है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनमें इसी के आधार पर खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है। पूरा संबंध यहाँ पे खोज से है, ताकि छात्र ना सिर्फ खोज सके, उससे संबंधित डाटा कलेक्ट कर सके, उसके अंदर चिंतन मनन या फिर प्रतियोगिता की भावना जागृत हो। ये सभी चीज़ें एक छात्र के अंदर जागरूक करवाने की आवश्यकता है। ज़बरदस्ती छात्रों से करवाएंगे तो वो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसके लिए उसे अंदर से प्रेरित करेंगे तो छात्र जरूर उसको करेगा। अब मैं आगे बात करती हूँ कि जो इस मॉडल का खोज दरअसल सबसे पहले रिचर्ड सैकमैन ने किया था। उनका जो विश्वास था कि जितने जो बालक हैं या बच्चे हैं ना, वो जन्म प्रवृत्ति से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में होते हैं या कहीं भी नई जगह पे जाते हैं या कहीं भी होते हैं, वो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अगर उनके जो प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे तो उनके अंदर और भी जिज्ञासा पैदा होगी। इसी तरह से उनके अंदर चिंतन मनन की, कल्पनाशीलता की और बहुत ज़्यादा खोज करने की क्षमताएं, प्रवृत्ति उनमें जागृत होंगी। ठीक है, अब मैं आगे बात करती हूँ कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व क्या है। यहाँ प्रतिमान से संबंध मॉडल से है। आप कोई इसका ऐसा वर्ड ना निकाल लें। यहाँ पे कई बार हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका मीनिंग्स नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे प्रतिमान यानी कि मॉडल है। ठीक है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व क्या है। इस प्रतिमान के प्रमुख तत्व निम्न है। सबसे पहले मैं बात करूँ लक्ष्य की, ऑब्जेक्टिव की, तो इस प्रतिमान का जो लक्ष्य है छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना। वे स्वयं उन घटनाओं की व्याख्या करें। लक्ष्य में हमेशा याद रखना कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खोज, दूसरा है आंकड़ा। अगर मैं आंकड़े से बात करूँ तो अगर इसको बिना समझ में आए तो डेटा है। ठीक है, किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है और उनके अंदर स्किल का डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वो उसके पीछे जो भी खोज होती है स्वयं घटनाओं की व्याख्या कर सके, उसमें विभिन्न तत्वों के बारे में जान सके, पारस्परिक संबंध खोज सके, सत्यता का पता लगा। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, आप अगर अपनी भाषा में समझें, ये तो भाई एक थियोरिटिकल बात थी कि मतलब लक्ष्य हमारा क्या होता है कि हम जब विद्यालय में जाते हैं तो हमारा लक्ष्य, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने जो पाठ पढ़ाया, सामने जो सम्मुख पेश किया, उससे संबंधित जो वस्तुएं पेश की, तो मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट टर्न में या फिर लास्ट वीडियो में एक बार बताया भी था कि डेमोन्स्ट्रेट लेक्चर मेथड क्या होता है, कि डेमोन्स्ट्रेशन कुछ मॉडल्स दिखाकर और उसके यदि व्याख्यान करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो छात्र अध्यापक अपने द्वारा कक्षा में आता, पाठ पढ़ाता है, कुछ छात्रों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक को ये लगता है कि हाँ सभी छात्रों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ पूर्ण रूप से आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भाई अगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है कि छात्रों में जब हम इंक्वायरी बेस्ड मॉडल अगर उसमें आते हैं तो हमारा पूरा सीधा सीधा संबंध क्या होता है, छात्रों में खोज और आंकड़ा प्रवृत्ति की जागृत करना। किस तरह से, जो एग्जाम्पल अगर मैं प्रस्तुत करती हूँ, चलो इसको नहीं भी अगर आप समझ पाए तो एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हूँ कि अगर आप बच्चों में खोज प्रवृत्ति जागृत करते हैं, अगर उनमें इंक्वायरी आती, इंक्वायरी करने की जो प्रवृत्ति है वो जागृत होती है,
तो कुछ बच्चे ऐसे देखने में समझते हैं जैसे कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उत्तराखंड वगैरह, वहाँ पर अक्सर बच्चे से सुनते होंगे कि बादल फट गए, और बादल फटने से वहाँ पर अचानक से इतनी बारिश हुई और वहाँ पे बहुत सारा मतलब कि नुकसान हुआ। तो यहाँ पे अगर संबंध देखा जाए कि बच्चों में खोज प्रवृत्ति, वैसे तो सीधा संबंध है कि हाँ बादल फट गया, बारिश हुई और सब कुछ नुकसान हो गया, जान माल दोनों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर इसके पीछे के विज्ञान को समझा जाए, खोज की जाए, रहस्य निकाला जाए, तो बच्चों में किस तरह से, पहले तो अगर उनको ये मैंने बोल दिया कि हाँ इसके पीछे का रहस्य जानने की आप कोशिश तो कीजिए, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उत्तराखंड वगैरह में जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे बादल जाके फटने का सेंस ये नहीं कि एकदम से ब्लास्ट हो गए, सारा पानी गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। फटने का संबंध यहाँ पे ये है कि बादल पहाड़ों के बीच में फंस जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते, तो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जो बादल में पानी होता है वो एक ही जगह पे सारा बरस जाता है, वो आगे इधर उधर स्कैटर्ड यानी फैल नहीं पाता है, तो उसी को ही बादल का फटना कहते हैं। तो ये एक तरह की बच्चों के अंदर खोज प्रवृत्ति जागृत कर सकते हैं कि किस तरह से बादल का फटना हुआ, किस तरह से एक ही जो उछले इलाके हैं, जो ऊंचे इलाके हैं, वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक भी रहती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार नुकसान की भी स्थिति होती है, कई तरह की वहाँ पे विविधता भी पाई जाती है। तो ये छात्रों में एक तरह से दक्षता या कौशल को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ उनमें खोज की प्रवृत्ति भी जागृत करता है कि छात्रों को हमेशा नए से नया बताना और उनको अगर एग्जाम्पल के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो छात्रों को बहुत जल्दी समझ में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि संरचना क्या होती, स्ट्रक्चर क्या है। लक्ष्य तो ये हो गया कि छात्रों में हमें खोज की प्रवृत्ति जागृत करना, खोज के द्वारा जो भी आंकड़ा या डाटा उनको आया है वो छात्र प्रस्तुत करे अध्यापक के सामने। अगर यहाँ पे मैं संरचना की बात करूँ तो इस संरचना की 5 अवस्थाएं, तो सबसे पहली अवस्था की बात करूँ मैं तो ये है समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या का प्रस्तुतिकरण, इसमें शिक्षक के निर्देशन में छात्र समस्या का चयन करता है। यहाँ पे समस्या शिक्षक नहीं देता है, समस्या का जो कुछ भी समस्या इन द सेंस ये नहीं कोई निजी जीवन की समस्या, बल्कि समस्या का संबंध उनसे है कि कुछ नई चीज़ खोजने के लिए कुछ तो एक टॉपिक देना पड़ेगा जो एक समस्याग्रस्त टॉपिक होगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण, छात्र अपने शिक्षक किसके साथ मिलकर समस्या का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण करता है कि अगर छात्र ने ये कहा कि मैं ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ, एग्जाम्पल में प्रस्तुत करूँ तो कि पर्यावरण में इतना ज़्यादा क्यों हानि हो रही है, दिन पर दिन पर्यावरण में बहुत सारी नुकसान वाले, जैसे कि देखा जाए भूकंप का आना हुआ, बाढ़ है या बहुत ज़्यादा सूखा होना या फिर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले छात्र इस चीज़ का चुनाव करता है, समस्या अपना प्रस्तुतिकरण करता है अध्यापक के सामने। ठीक है, फिर इसके बाद में ये देखा जाए कि समस्या संबंधी प्रयोग करना, फिर वो क्या करता है कि अभी तो मैं उसने ये पर्यावरण से संबंधी यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसने एक कोई टॉपिक चूज कर लिया। ठीक है, अब इसके संबंधी प्रयोग कर रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं भाई, क्यों इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले उसको ये भी तो जानना है कि मनुष्यों की बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ ऐसी बढ़ गई हैं जिससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। ग्लोबलाइजेशन देखा जाए, सिविलाइजेशन देखा जाए, फैक्ट्रियों का लगाना या फिर पेड़ पौधों का काटना, सड़क निर्माण, तो इन सभी चीज़ों से क्या हुआ है कि प्रकृति जो सडनली अपने रूप में थी उसका आकार रूप सब बदल दिया गया। उसके तौर पे जो हानियाँ सामने संबंध में आई तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, बहुत ज़्यादा सूखा हो गया या बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गया। तो ये सारी समस्याएं आई, तो यानी कि यहाँ पे समस्या संबंधी उसने प्रयोग किए। छात्रों एवं शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए प्रयास, तो अब यहाँ तो उसने प्रस्तुतिकरण कर लिया, यहाँ पे इसका प्रयोग कर लिया कि इसकी वजह से ये हो रहा है। अब समस्या समाधान के लिए प्रयास किया, तो उन लोगों ने मिलकर समस्या से संबंधित कि इसका समाधान क्या है कि इन्वायरमेंट में क्यों इतना ज़्यादा हानि हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्रियाँ बंद करवा देंगे, या ऐसा ये भी बिल्कुल नहीं है कि सिविलाइजेशन वहीं पे रोक देंगे, लेकिन हाँ ये है कि फैक्ट्रियों में जो भी निकलने वाला जो स्लज है, गंदगी वगैरह है या धुआं निकलने वाला है, तो कुछ ऐसी फिल्टर्स मशीनें लगाएं कि वो धुआं ना निकले, जो कार्बन फैल रहा है वो हमारे पर्यावरण में ना जाए, इतना ज़्यादा नुकसान ना करे। या फिर जो रेडिएशंस निकलती हैं, आप लोगों ने सुना होगा मोबाइल टावर
टावर्स की रेडिएशन निकल रही, तो उसके ज़रिए क्या हो रहा है, जो पशु पक्षी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इन सारी चीज़ों को किसी तरह से कम करने का, यानी कि समस्या संबंधी समाधान का प्रयास किया गया। सूचनाओं का संगठन, अब ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने सबसे पहले संबंधी जो प्रयोग किए, प्रस्तुतिकरण किया, समस्या समाधान के जो प्रयास किए, अब उन सभी सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का संगठन किया, यानी कि सब चीज़ें अब कलेक्ट की। फिर पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, अब यहाँ पे पूछताछ यही फिर से वो इंक्वायरी का आ गया कि इंक्वायरी जो प्रोसेस होती है उसका विश्लेषण की आपने किस किस तरह से ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, ठीक है, कि कैसे क्या डाटा मिला है आपको ये। फिर सामाजिक प्रणाली की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सामाजिक प्रणाली क्या होती है, तो इसमें जो शिक्षक होता है एक लीडर की तरह कार्य करता है, यानी कि शिक्षक ने छात्रों को कहा कि इस तरह से सामाजिक प्रणाली में याद रखना कि एक लीडर की हमेशा आवश्यकता होती है, कि लीडर हमेशा उसके यहाँ पे नेतृत्व की आवश्यकता होती है, कि वो बोलता है आपको इसके आधार पर ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो आपको इससे आपसे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो शिक्षक ने एक सिर्फ लीडर का कार्य किया है, लेकिन उससे संबंधित उसने सिर्फ निर्देश दिए, जितना भी खोज करना है, आंकड़ों को संगठन करना है, विश्लेषण करना है, संश्लेषण करना, ये सारा कार्य एक छात्र ने ही किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया सहायक प्रणाली, कि इस प्रतिमान में छात्र समस्या के माध्यम से अपने किस सीमा तक प्रभावशाली ढंग से करता है, किस तरह से प्रस्तुतिकरण करता है। सहायक प्रणाली में यहाँ पे छात्र का है कि वो उसने जितना भी कुछ किया वो कितना सेटिस्फाइड है, इसमें कितना उसने इन सब चीज़ों को खोज किया, कहाँ तक वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ उपयोग की, यूज़ की, तो इस प्रतिमान का विकास जैविक विज्ञान शिक्षण हेतु किया गया था, परंतु प्रतिमान का प्रयोग अन्य विषयों में भी किया जाने लगा। ये सारी चीज़ें जो खोज विधि है ना, वो जैविक विज्ञान के लिए की गई थी, यानी कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है जैविक विज्ञान में सबसे पहले उपयोग की गई थी खोज प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए। लेकिन ये इतनी ये प्रचलित हुई है मॉडल, इतना ज़्यादा कि अब ये सभी विषयों के लिए, यानी कि सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग की जाने लगी। तो आई होप मैंने आप लोगों को ये जो ट्रेनिंग इंक्वायरी मॉडल के बारे में बताया है पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।